हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कनुप्रिया एंड आई एम फ्रॉम कल्याण। तो अब तक हमने जो स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं वो है मीन, मीडियन एंड मोड, और उसके मीडियन के जो पार्टीशन वैल्यूज हैं वो भी हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब बात ये आती है कि जो एग्जाम है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर्टीज में से। अभी तक हमने जो मीन के, मीडियन के या मोड के रिगार्डिंग डिस्कस किया है वो उसके सिंपल जो वेज हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है हर सीरीज के अकॉर्डिंग, उसकी कैलकुलेशंस क्या है, उसके फॉर्मूलाज क्या है, ये सब कुछ। बट अब जो आज हम डिस्कस करेंगे वह है उनकी प्रॉपर्टीज। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। और जो प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, अभी हम वन बाय वन टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम सारे जो आपके मॉड्यूल में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है, हमने अरिथमेटिक मीन को तो अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि कैसे कैलकुलेट होती है या सब कुछ उसमें क्या है। आज हम जो बात करेंगे वो है उसकी प्रॉपर्टीज और उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आज हम सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इसमें से डायरेक्ट एमसीक्यूज बेस्ड है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी? इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आपकी कैलकुलेशंस में टाइम सेव होगा। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज आर कांस्टेंट, कहते अगर सीरीज की जितनी भी हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है वो क्या है, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो मीन भी क्या होगी, मान लो कांस्टेंट, कांस्टेंट जो है हमारा के है, देन मीन विल ऑल्सो बी के। तो मीन की भी वैल्यू जो आएगी के आएगी। लेट्स से एन एग्जांपल, हमारे पास गिवन है एक सीरीज जिसके सारे ही जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो 5 हैं। ठीक है, तो हमें मीन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, समेशन एक्स अपॉन एन। अब हमारे पास समेशन एक्स कितना आ रहा है, देखो 5 + 5 मतलब 5 टाइम्स 5 मतलब 25। तो कितना आ जाएगा 25। अब एन क्या मतलब है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो कितने हैं 5, तो मीन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 5। तो हमारे पास जो सारी ऑब्जर्वेशन थी वो कांस्टेंट थी 5। तो देखो मीन भी क्या निकल के आई है 5। अगर आपके पास डायरेक्ट वन मार्क में ये क्वेश्चन आ जाए कि जो सीरीज आपको गिवन है वो उसमें सारे लेटर 6 हैं, तो बताइए कि उसका मीन ही होगा। तो बजाय कि आप फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करो, आप डायरेक्ट उसका आंसर पिक कर सकते हो कि इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 6। ठीक है, जितनी भी वैल्यू ऑब्जर्वेशन की होगी उतनी ही वैल्यू हमारे मीन की निकल के आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी। एक और बात है कि मीन में भी यही वाली प्रॉपर्टी है, मीडियन और मोड में भी यही है कि अगर अगर हमें यही सीरीज हो, मतलब सारी चीजें कांस्टेंट है, ऑब्जर्वेशन में सेम है, तो मोड भी वही आएगा, मीन भी वही आएगी, मोड भी वही आएगा और मीडियन भी वही आएगा, सेम आएगा। मीन भी 5 होगी, मीडियन भी 5 होगा। यहाँ पे अगर मैं मीडियन कैलकुलेट करके देखूं तो मीडियन की भी वैल्यू 5 आएगी, अगर मैं मोड कैलकुलेट करूंगी तो वो भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। चलो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी ही प्रॉपर्टीज सब में से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं और आएंगे ही आएंगे इसमें से क्वेश्चंस आपको। सेकंड है, इफ द डिविएशंस इन द सीरीज, हमने जो डायरेक्ट मेथड किया था, अज्यूम मीन मेथड किया था, वहां पे हम डिविएशंस लेते थे फ्रॉम एन अज्यूम्ड मीन। वो जो मीन हम लेते थे वो अज्यूम्ड होती थी, हम उसमें से कोई लेटर को, कोई ऑब्जर्वेशन को अज्यूम कर लेते थे कि हाँ जी ये मीन है, उससे हम ऑब्जर्वेशन लेते थे। पर मान लो वो मीन अज्यूम्ड ना हो, एक्चुअल मीन हो, तो क्या होगा, इफ डिविएशंस इन द सीरीज आर टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। कहते हैं अगर डिविएशंस जो ली गई हैं वो हम एक्चुअल मीन से लेंगे तो सम ऑफ डिविएशंस क्या आएंगी, then sum of the deviations from the mean will be 0। ठीक है, लाइक हम इसकी भी एक एग्जांपल लेके इसको हम देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसे वर्कआउट करती है।
ठीक है, मैक्स ले लेती हूँ, मतलब ऑब्जर्वेशन ऐड कर लेती हूँ 3, 2, 5, 1 एंड 4। ठीक है, अब इसकी मीन क्या होगी, पहले मैं मीन ही देख लेती हूँ कि मीन कितनी आ रही है। 3 + 2 5 + 5 10 + 5 15/5 दैट इज 3। तो मेरी एक्चुअल मीन क्या आ रही है 3। अब मैंने जो डिविएशंस लेनी है वो एक्चुअल मीन से लेनी है। ठीक है, 3 - 3 दैट विल बी 0, 2 - 3 इज -1, 5 - 3 इज 2, 1 - 3 इज -2 एंड 4 - 3 इज 1। अब इसका टोटल करो तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है 0। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आया हुआ है आपको 1 मार्क्स का एमसीक्यू कि अगर हमने जो डिविएशंस ली है सीरीज में वो हमने किससे ली है, एक्चुअल मीन से ली है, तो सम ऑफ द डिविएशंस जो निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0। डायरेक्ट आपको ऑप्शंस गिवन होंगी तो आपने कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप डायरेक्ट आंसर जो टिक करके आओगे वो क्या होगा 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं आप, थर्ड वन। नेक्स्ट इसमें तो क्वेश्चन जो है वो 100% बनता है। क्या है जो हमारा नेक्स्ट है, जो जिसमें से क्वेश्चन हमेशा ही आता है वो है कंबाइंड मीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। ठीक है, कंबाइंड मीन क्या होती है, जब हमारे पास दो चीजें, ठीक है, उनकी हमने कंबाइंड मीन निकालना है। जैसे हमारी क्लास में क्या होता है, बॉयज होते हैं गर्ल्स होते हैं, उनकी हमसे कंबाइंड मीन पूछ ले, मार्क्स गिवन अलग अलग स्टूडेंट्स के, ठीक है, उनकी कंबाइंड मीन पूछ ले तो कैसे निकलता है। मान लो एक क्लास है, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे पास कोई क्लास है, एक क्लास में हमारे पास कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स हैं। ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि मेरे पास क्लास में 40 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स है, मतलब नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स गिवन है। और अगर मुझे गिवन हो कि जो बॉयज हैं उनके जो एवरेज मार्क्स हैं, मतलब कि मीन, ठीक है, बॉयज के मार्क्स का मुझे मीन पता है वो कितना है 12। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर कहूं कि मुझे गर्ल्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो भी पता है 15, तो बताओ कि पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स कितने होंगे। क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है। ठीक है, हमें जो कैलकुलेट करना होता है वो इन तीनों में से एक चीज होती है, या तो हमें क्लास की मीन कैलकुलेट करनी होगी, इन दोनों की गिवन होगी, या क्लास और गर्ल्स की गिवन है बॉयज की कैलकुलेट करनी होगी, या क्लास और बॉयज की गिवन है या इसकी कैलकुलेट करनी होगी। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, देखो जो फॉर्मूला है वो इसमें क्या बनता है। देखो अगर तो आपके पास दो चीजें हैं उनका आपको मीन कैलकुलेट करना है, मतलब 1 2 हम लेंगे मीन, कंबाइंड मीन को लिखेंगे 1 2। ठीक है, तो हम इसका जो फॉर्मूला बनाते हैं वो क्या है, n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2 अपॉन n1 प्लस n2। ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हो, उनकी हमें मीन गिवन हो और हमें कंबाइंड मीन कैलकुलेट करनी हो। तो इसमें अब n1 का मतलब क्या है, जो मैंने जो एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग मैं n1 की वैल्यू आपको बता देती हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, क्योंकि हम बॉयज और गर्ल्स की एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। ठीक है, और x1 का मतलब है मीन, एवरेज मीन ऑफ द मार्क्स ऑफ द बॉयज। ठीक है, और उसके बाद n2 का मीनिंग क्या आएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। ठीक है, और मीन 2 का मीनिंग क्या होगा, मीन, ठीक है, ये एवरेज मार्क्स भी कह सकते थे तो, ठीक है, ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, तो फॉर्मूले में अब सारी वैल्यू देखो हमें गिवन थी तो मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। n1 हमारे पास कितना था, 40 बॉयज थे और उसका मीन जो था गिवन था हमारे पास 12, गर्ल्स कितनी थी 30 और मीन कितना गिवन था हमें 30, सॉरी मीन गिवन था 15। एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा 15 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया है 480 प्लस 450 अपॉन 70, तो ये हमारे पास कितना बन गया है 930 अपॉन 70।
तो ये हमारे पास नियर अबाउट बन रहा है 13.28। तो कंबाइंड मीन जो निकल के आया है वो हमारे पास क्या है 13.28। इसमें से डायरेक्ट ही क्वेश्चंस बनेंगे, आपको कोई ना कोई चीज वो मिस कर देंगे, कहीं पर n1 मिस होगा, कहीं पर मीन वन मिस होगा, कहीं पर कंबाइंड मीन ही कैलकुलेट करनी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए आप जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हो। कई बार हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ जाती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ठीक है, उसमें जो फॉर्मूला लगेगा उसमें अब 3 वेरिएबल्स हैं तो 1 2 3 इनकी कंबाइंड मीन निकालनी है, तो फॉर्मूला बनेगा n1 प्लस मीन 1 n2 प्लस मीन 2 n3 प्लस मीन 3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं मान लूं कि मेरे पास 3 टीम्स हैं, ठीक है, टीम ए, टीम बी एंड टीम सी। मैं एग्जांपल जो लेट कर ली वो यही है। ठीक है, 3 टीम्स है मेरे पास, टीम ए बी एंड सी। अब उसमें मेरे पास नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो कितने हैं 5 हैं, और जो मीन है उसकी मतलब एवरेज स्कोर है उसका वो कितना है 100। ठीक है, ये मेरे पास क्या है नंबर ऑफ प्लेयर्स, और ये मेरे पास क्या है एवरेज स्कोर। ठीक है, ये अब तीनों में ही अप्लाई कर लेना। n2 की वैल्यू मेरे पास गिवन है 8, और जो इसका एवरेज स्कोर है वो मेरे पास है 120। ऐसे इसके लिए n3 है 6, और जो इसका एवरेज स्कोर है वो कितना है 80। अब सारी वैल्यूज पुट करके हम निकाल सकते हैं हमारी एवरेज मीन, तो वो कितनी है n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 और मीन ऑफ 3। तो ये हमारे पास इतना जाएगा 5 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 120 प्लस 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8 प्लस 6। तो ये कितना आ जाएगा 500 प्लस 960 प्लस 480 अपॉन 19। तो ये हमारे पास ओवरऑल बन जाएगा 102.19। तो ये ऐसे ही हम निकाल सकते हैं इनकी कंबाइंड मीन। तो हमने 3 वेरिएबल्स में भी देख ली कि कंबाइंड मीन कैसे निकलती है। ठीक है, तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज होगी। अब जो हमारी 4th प्रॉपर्टी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वो है चेंज इन ओरिजिन एंड द चेंज इन स्केल। ठीक है, अब देखो चेंज इन ओरिजिन का सबसे पहले मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है ओरिजिन वाले की, चेंज इन ओरिजिन। देखो चेंज इन ओरिजिन में क्या होगा, मैं एक एग्जांपल से डायरेक्टली समझाती हूँ, आपको ऐसा समझ में भी नहीं आता कई बच्चों को। जैसे मान लो हमारे पास ये सीरीज है 3 2 1 4 एंड 5। ठीक है, इसमें मैं अब क्या कर रही हूँ, एक और सीरीज बना रही हूँ। इसका मीनिंग है कि अगर मैं इस सीरीज की सारी ऑब्जर्वेशंस में कोई कांस्टेंट जो है वो ऐड कर दूं तो क्या होगा। चेंज इन ओरिजिन का मीनिंग ही ये होता है कि अगर ऑब्जर्वेशंस में आप किसी भी चीज को ऐड या फिर लेस कर रहे हो, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि आइदर यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट। कि अगर आप ऐड कर रहे हो ऑब्जर्वेशंस में कुछ और कुछ लेस कर, ये नहीं होगा कि सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन में, सेम होना चाहिए सारी ही ऑब्जर्वेशंस में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि पहले एक्स सीरीज थी, अब ये वाई बन गई है। वाई कैसे बनी है कि पूरी सीरीज में मैंने 2 ऐड कर दिया है। तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो इसका मीन पर क्या इफेक्ट होगा, अगर मैं इस सीरीज की मीन कैलकुलेट करूं, यहाँ पर मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10 प्लस 15 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 3। और अगर मैं इस सीरीज की मीन ऑफ वाई कैलकुलेट करूं तो क्या आएगी, देखो 5 प्लस 4 9 प्लस 3 9 प्लस 3 12 प्लस 6 18 प्लस 7 25 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 5। इसका मीनिंग क्या है, देखो ये मीनिंग बनता है कि अगर हमने सी ऑब्जर्वेशंस में 2 ऐड किया था तो उसका सेम इंपैक्ट किस पर पड़ा है, मीन पर। मीन will also get effect
मीन के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, और वो इफेक्ट क्या होगा, देखो हम इसको लिखेंगे कैसे, when we add or subtract a number from the series, it will directly affect the mean. और वो फैक्ट कैसे करेगी, हमारे पास जो मीन निकल के आएगी वो क्या होगी, a प्लस a इज दैट कांस्टेंट विच वी आर एडिंग, तो a का मतलब क्या है, वो कांस्टेंट दैट वी ऐड, जितना हम ऐड करेंगे वो मीन में की वैल्यू में भी ऐड हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया है कि हमने सारी ऑब्जर्वेशंस में 2 ऐड कर दिया, तो मीन में भी क्या ऐड होके आंसर आया था नया, 2 ऐड करके। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत आएंगे आपको ऑब्जर्वेशंस का मीन भी गिवन होगा और कहेंगे कि हमने सारी ऑब्जर्वेशंस में हम 3 ऐड कर दिया, तो बताओ कि जो आंसर निकल के आएगा न्यू मीन होगी वो कितनी होगी, तो आपको जो ओल्ड मीन गिवन है उसमें उस कांस्टेंट को ऐड कर देना, तो डायरेक्टली आपका जो क्वेश्चन है वो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, 1 सेकंड में, सॉरी 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, आपका टाइम कितना सेव होगा। ये प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे बन के आएंगे आपके। मैं कि क्वेश्चन भी लिखा देती हूँ आपको कि कैसा क्वेश्चन पेपर में बनता है। इफ द मीन ऑफ द सीरीज x is 10, मान लो मैंने कहा कि एक मीन है, सीरीज है, उसकी मीन क्या है 10 है, और एक न्यू सीरीज बना दी, अ न्यू सीरीज y is फॉर्म, पहले x थी अब मैंने y बनाई है बाय एडिंग 5 इन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अब मैंने सारी ऑब्जर्वेशंस में क्या ऐड किया है, y, ठीक है। व्हाट विल बी द मीन ऑफ द सीरीज, सीरीज y। अब मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि बताओ कि y सीरीज की जो मीन होगी वो क्या होगी, तो मैंने कहा मेरे पास जो क्वेश्चन में गिवन था वो क्या था, देखो मैं आपको लिख के बता रही हूँ, पेपर में आपको सारा कुछ पहले ही पढ़ के जाना है, तो आपको याद होगा कि मीन कितनी गिवन है 10, और मैंने ऑब्जर्वेशंस में ऐड कितना किया है 5, ठीक है। तो मैंने ऊपर लिखवाया था y जो न्यू मीन बनेगी वो क्या बनेगी, a प्लस एक्स बार, ठीक है। तो मैंने कितना ऐड किया है 5, और मीन कितनी गिवन है मेरे पास 10, तो मेरे पास जो न्यू मीन बन के आएगी वो क्या होगी 15। डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे, ठीक है। अब ये तो थी चेंज इन ओरिजिन की बात, मैंने आपको 2 टॉपिक बताया कि चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल। अब चेंज इन स्केल क्या होता है उसको भी हम ध्यान से पढ़ते हैं। चेंज इन स्केल में क्या होता है, इफ द मीन ऑफ सीरीज इज, ठीक है, हम वहां पे क्या कर रहे थे ऐड और सब्ट्रैक्ट, वहां यहां पर हम क्या करेंगे, स्केल कैसे चेंज होता है उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड all the observations in the series, then it will directly affect the mean। तो ये देखो इसका भी मीन पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अब इसमें हम इसको क्या लिख देते हैं, y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स, वहां पे मैंने a प्लस एक्स लिखा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड हो रहा होगा तो मैं इसको क्या लिखूंगी, क्लियर है सबको। अब देखो इसकी भी एक एग्जांपल लेकर ही मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाए कि मैं कहना क्या चाहती थी यहाँ पे, कि अगर आपको मीन गिवन है, सॉरी एक्स गिवन है, मीन नहीं एक्स, एक ऑब्जर्वेशंस गिवन होगी ना आपको यहाँ पे, तो अगर मेरे पास x की वैल्यूज हैं 3, 2, 1, 4 एंड 5, अब मैं एक न्यू सीरीज बना रही हूँ y,
और मैं बना कैसे रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। तो मैंने सारी ऑब्जर्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2 4 1 4 8 5 2 10, तो इसका टोटल आ रहा है मेरे पास 30, इसका आ रहा था 15। अगर मैं इसकी मीन कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास कितनी आएगी 3, और अगर मैं इसकी मीन कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास कितनी आएगी 30/5 = 6। तो देखो ध्यान से देखना अब कि मेरे पास यहाँ पे 3 बन रहा था और यहाँ पे कितना बन रहा है 6, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके ही बन रहा है। तो मैंने जो आपको बताया कि y = a × x, तो मेरे पास जो न्यू में निकल के आएगी वो 2 × 3 दैट इज 6। तो इस तरह से हम चेंज इन स्केल्स के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम, इसी के रिगार्डिंग है कि डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन बनेंगे कैसे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि मीन की वैल्यू है 5 और y किसके इक्वल है 3 + x के इक्वल है, तो बताओ कि मीन कितना होगा। तो मीन की वैल्यू मैंने आपको बताई कि क्या होती है कि जो 3 + मीन, ठीक है 3 + x है ना, तो यहाँ पर भी 3 + क्या आ जाएगा मीन, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, डायरेक्टली हमारे पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है जैसे y = 3x, तो मीन हमारे पास गिवन होगी कितनी 5, ठीक है, तो मीन ऑफ द y = 3 × मीन दैट इज इक्वल टू 15, तो ये भी डायरेक्ट निकल के आ गई। उसके बाद थर्ड है y = 2 + 3x। अगर मैं कहूं कि मेरे पास मीन जो है वो है 2, x की मीन जो है वो क्या है 2 है, और y की मीन कितनी होगी, ठीक है। अब देखो इसमें जो ये है 2 वो क्या है हमारा ओरिजिन ऐड हो रहा है, और 3 जो है वो क्या है हमारे पास के, दोनों ही चीजें आ गई इसमें। तो मीन में क्या होगा 2 + 3 × 2, ठीक है, प्लस भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 8। तो इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे आपके और डायरेक्टली आपको आंसर देने होंगे उसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे y = -5 + 6x गिवन है, तो x की मीन हमें गिवन है 2, ठीक है, तो y की मीन हमें कैलकुलेट करनी है, तो y की मीन कितनी आएगी -5 + 6 × x की मीन कितनी है 2, तो ये कितनी बन जाएगी 7। तो इस तरह से हम जो क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा टिपिकल सा भी क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम मॉड्यूल के भी सारे क्वेश्चंस करेंगे। हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन एंड मोड। ठीक है, क्योंकि हमने मीन की प्रॉपर्टीज तो आज डिस्कस कर लिया, मीडियन एंड मोड की भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 2x + 3y - 8 = 0। मीन ऑफ x हमारे पास कितना है 1, y का मीन है 70। ठीक है, अब x का भी मीन गिवन है, y का भी मीन गिवन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर से हम y की वैल्यू बना लेंगे। ठीक है, 3y = 8 - 2x यही बनेगी। अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दूं तो कोई हर्ज तो नहीं है किसी को। तो यहाँ पर मेरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3 - 2, देखो सेम पुराने वाला क्वेश्चन बन के आ गया, हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है। अब हमने y की मीन कैलकुलेट करनी है, सॉरी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क डालना था, गलती से मैंने इसको लिख दिया। तो ये मेरे को x की मीन गिवन है, y की मुझे कैलकुलेट करनी है, तो y की मीन जो होगी वो कितनी होगी -2/3 × 1, तो 8/3 - 2/3 दैट इज इक्वल्स टू 6/3, इट मींस दैट इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, मैंने ये टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, जैसे 2x - y + 8 = 0 और मीन ऑफ x गिवन हो 2। ठीक है, y हमने कैलकुलेट करना है मीन ऑफ y, तो फिर से वैसे ही कि y की वैल्यू निकाल लो पहले, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x + 8। ठीक है, तो मीन ऑफ y कितना होगा 2 × मीन ऑफ x + +8। अब मीन ऑफ x मुझे गिवन है तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगी, तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी 4 + 8 दैट इज इक्वल्स टू 12। तो इस तरह से हम डायरेक्टली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन एंड मोड।
ठीक है। उसके बाद ये मीन, मीडियन, मोड तीनों ही कंसेप्ट्स हमारे फुली कवर्ड हो जाएंगे। हमने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है जो सीए फाउंडेशन में आता है, और इसके सारे क्वेश्चंस जो मॉड्यूल में गिवन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो जो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं और जो आज प्रॉपर्टीज कराएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है। इसके बाद हम जो टॉपिक्स करेंगे अर्थमेटिक मीन और सॉरी ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, पहले प्रॉपर्टीज करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, उसके साथ ही हम जो है अपनी नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे मॉड्यूल के क्वेश्चन। थैंक यू।